नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज मैं चला रहा हूं एसएससी जीडी परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 6 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे विलोम शब्दों का जोड़ा दिया गया, युग्म दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सही है, एकदम सटीक है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ का चेतन होता है, पहला बिल्कुल सही दिया गया है। आकृष्ट का विकृष्ट होता है, जो कि गलत दिया गया है। अनंत का शांत होता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। अनुग्रह का आग्रह होता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया। तो नीचे के तीनों आपके विलोम शब्दों आपके गलत दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन ए वाला आपका सिर्फ सही दिया गया। वहीं तो आइए सही विलोम शब्दों को देख लेते हैं। तो आकृष्ट का क्या होता है विलोम शब्द? आकृष्ट का आपका हो जाएगा आकृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? आकृष्ट का आपका जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा? निकृष्ट होता है आपका आकृष्ट का विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनंत का विलोम शब्द आपका होता है अनंत का आपका अंत हो जाएगा और उसके बाद अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। आकृष्ट का विकृष्ट नहीं निकृष्ट होता है, आप याद देखिएगा। आकृष्ट का आपका निकृष्ट हो जाएगा, अनंत का अंत हो जाएगा, अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा। तो ये तीनों के सही विलोम शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। और जड़ का चेतन आपका विलोम शब्द होता है। दक्षिणायन का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणायन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दक्षिणायन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा उत्तरायण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरायण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा इसमें से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा है कौन सा इसमें से सही नहीं दिया गया है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं दिया गया है? तो देव का देवी होता है, बिल्कुल सही दिया गया। देव का जो आपका हो जाएगा, देव का देवी होता है। मामा का मामी हो जाएगा। इसके अलावा कांत का कांति हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। कांत का कांति नहीं होगा, बल्कि कांत का कांता होता है। कांत का क्या होता है? कांता स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पे कांति नहीं होगा। इसके अलावा गधा का जो स्त्रीलिंग वो होता है गधी होता है। तो इसमें से आपके देव का देवी सही था, मामा का स्त्रीलिंग मामी हो जाएगा, कांत का स्त्रीलिंग कांता हो जाएगा और गधा का स्त्रीलिंग आपका गधी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। मंत्री शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग होता है? मंत्री जो शब्द है यह कौन सा लिंग का शब्द है आपसे पूछा जा रहा है। तो मंत्री जो है किस लिंग का शब्द है? तो आप इसे याद देखिएगा, यह आपका उभय लिंग है। आप याद देखिएगा मंत्री शब्द जो है यह उभय लिंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि मंत्री में आपके पुरुष भी आ जाते हैं। मंत्री में आपका कोई पुरुष भी मंत्री हो सकता है और कोई महिला भी आपकी मंत्री हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका यह जो मंत्री शब्द है यह उभय लिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या प्रयोग में लाया जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिक्त, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो रिक्त, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? तो संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? गोधूली। आप याद देखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय आपका गोधूली कहलाता है, गोधूली। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है? इसमें से वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे सुश्रुता वर्तनी के हिसाब से इसमें कौन सा सही लिखा गया है? आइए देख लेते हैं। तो इसमें से चारों ही आपके वर्तनी के हिसाब से गलत दिए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से चारों ही आपके वर्तनी के हिसाब से गलत दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो सुसुसरा है यह इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है। सु इस प्रकार से आपका लिखाएगा सुश्रा। तो इस प्रकार से आपका जो सुश्रूषा है यह आपका सटीक वर्तनी के हिसाब से एकदम सही है। तो आप इसे याद देखिएगा।
और इस प्रकार से ये जो चारों आपके दिए गए हैं ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। शुश्रूषा जो है आपका इस प्रकार से वर्तनी के हिसाब से शुद्ध लिखाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वर्तनी के हिसाब से शुद्ध रूप से अंताक्षरी कैसे लिखाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला आप देख पा रहे हैं, अंत्याक्षरी, यह जो है आपका वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घर का यहाँ पे पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो घर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, गेह। गेह जो है इसमें से घर का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गेह। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची भी आपके घर के होते हैं, जैसे गृह हो गया, निकेतन हो गया, भवन हो गया, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश इसमें से सही है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, तो जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुत्तरित। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची है। इसमें से गणेश का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से विनायक गणेश का पर्यायवाची है, एक दंत गणेश का पर्यायवाची है, लंबोदर गणेश का पर्यायवाची, लेकिन धनत जो है यह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध न द, यह जो है आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नर धन ईस आपका बराबर हो जाएगा नरेश की। तो यह कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, नरेश आपसे पूछा जा रहा है। नरेश जो है किस संधि का एग्जाम्पल है। तो नरेश जो है किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह जो आपका है यह गुण संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अच्छा, गुण संधि को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो है एक मात्रा होती है, एक मात्रा, जैसे एक की मात्रा हो जाएगी या ओ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक मात्रा होती है जहाँ पर भी आपकी गुण संधि होती है। जैसे आपका नरेश, यहाँ पे मैंने आपको बताया नरेश में आप देख पा रहे हैं एक ही मात्रा है। नरेश के अलावा आपका देवेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, नरेश के अलावा आपका देवेंद्र हो गया, देवेंद्र के बाद देवेश हो गया, महेंद्र हो गया, चंद्रोदय हो गया, देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। तो जहाँ पर भी एक मात्रा आपको दिखे वहाँ पर आपको गुण स्वर संधि लगा दे रहा है। 99% चांस है कि आपका यह सही होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो नरेश आपका किसका एग्जाम्पल है, तो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादी संधि का एग्जाम्पल है। इसमें से अयादी संधि का एग्जाम्पल कौन सा शब्द है। तो अयादी संधि को पहचानने की मैं आपको एकदम सटीक ट्रिक बता दे रहा हूं, जो आप याद कर लीजिएगा। तो इसकी एकदम सटीक पहचानने की ट्रिक है। इसमें अधिकतर 3 शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अयादी संधि में जो है अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर जो है 3 शब्द होते हैं अयादी संधि में, अयादी स्वर संधि में। इसके अलावा इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, इसमें जो है कोई भी मात्रा देखने को नहीं मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया, पवन हो गया, श्रवण हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, पावन हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी आपके अयादी स्वर संधि के एग्जाम्पल है। जितने मैंने आपको उदाहरण बताए इनमें अधिकतर 3 शब्द हैं और इनमें कोई भी मात्रा आपको नहीं मिली होगी। तो एग्जाम्पल में जो आपका सामने दिया गया नयन हो गया, पवन हो गया, पावन हो गया, सभी आपके अयादी संधि के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इनको आप याद रखिएगा। पृथ्वी से संबद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है, क्या होगा। पृथ्वी से संबद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग, तो पृथ्वी से संबद्ध के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, आपका पार्थिव हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्थिव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रानी केतकी की कहानियां के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है। रानी केतकी की कहानियां, इसको किसने लिखा है आपको बताना है। तो रानी केतकी की कहानियों के रचनाकार हैं, रचयिता कौन है, तो इंसा अल्लाह खां। आप याद देखिएगा, इंसा अल्लाह खां जो है ये रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? तो हिंदी भाषा के लिए आप याद देखिएगा, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है 1968 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए? तो इनकी रचना थी चिदम्बरा इनकी रचना थी सुमित्रानंदन पंत की। इसी रचना के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के लिए 1968 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाथ मलना मुहावरे का एकदम सही मीनिंग आपको बताना है, क्या होगा? हाथ मलना, तो हाथ मलना मुहावरे का सही मीनिंग क्या होता है? पछताना, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही जाएगा, पछताना। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के दो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ लोकोक्तियां दी गई हैं और एक तरफ उनका अर्थ दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का अर्थ इसमें गलत दिया गया है। तो पहली लोकोक्ति क्या है? पहली लोकोक्ति आपके सामने है, आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका अर्थ क्या होता है? कुआं में कूद जाना? जी बिल्कुल नहीं होता है। इसका सही मीनिंग होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है आगे कुआं पीछे खाई का दोनों ओर मुसीबत। आप यहाँ देखिएगा, दोनों ओर मुसीबत का होना, उसके लिए लोकोक्ति का प्रयोग होता है आगे कुआं पीछे खाई। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, पहला वाला ही आपका सुमेलित नहीं था। बाकी दूसरा क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं की मेहनत से लाभान्वित होना, यह बिल्कुल सही दिया गया है। प्रभुता पाई काहि मद नाही, इसका अर्थ होता है धन वैभव प्राप्त होने पर मनुष्य में घमंड आ जाता है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ होता है सच्चे व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया था। और इसके बाद जो नभ में चलता है वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है, क्या होगा? तो जो नभ में चलता है वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, इसमें से तीनों ही आपके गलत दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा इसमें से? इसका सही आंसर होता है नभचर, नभचर। आप याद देखिएगा, जो नभ में चलने वाला होता है उसके लिए हम नभचर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला सही था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, नभचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।